औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आँखों सुनते कानों को नदीम सरवर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले जो हमारा वीडियो आई थी उसमें हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी, ओहम लॉ के बारे में बात की थी, उन मेटल्स के बारे में बात की थी जो ओहम लॉ को फॉलो करते हैं या जो ओहम लॉ को फॉलो नहीं करते। तो हम जब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो resistance is basically the flow opposition to the flow of electrons। और ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो अपोजिशन मिल रही है उसकी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। और अब वो आज के टॉपिक में हमारे पास है कि वी हैव टू स्टडी द फैक्टर्स अपॉन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स। और इन फैक्टर्स को स्टडी करने से पहले जो है वो हम इनके बारे में बात कर लेते हैं कि जब किसी भी कंडक्टर में किसी भी वायर में रेजिस्टेंस होती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को लूज करते हैं। और जैसे जैसे पाथ जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, दैट मीन्स के नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ती चली जाएंगी या जो उसमें लॉस है, एनर्जी का लॉस है, वो भी उतना ज़्यादा होता चला जाएगा। तो कुछ एक्सपेरिमेंटली हमने जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर के बारे में कुछ चीज़ें हमने फाइंड की हैं जिनको हमने कंडीशंस की फॉर्म में लिख दिया। और फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर है या एनी मटेरियल है, दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इसका मतलब ये है कि लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी और जितनी लेंथ कम होगी उतनी रेजिस्टेंस भी कम होगी। इसी के साथ साथ हमने एक चीज़ ये भी देखी एक्सपेरिमेंटली कि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो, एरिया में भी लेंथ आती है। अब इसमें थोड़ा सा आपने इस चीज़ को गौर करना है कि आपने हमारे पास लेंथ तो ऊपर भी गिवन है, तो हम एरिया में भी तो लेंथ लेके आते हैं, तो फिर हम इसको अलग से पॉइंट क्यों बनाते हैं? हम अलग पॉइंट एरिया को सिर्फ उसकी क्रॉस सेक्शनल की एरिया या उसकी जो विड्थ है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेंथ है, मैं अगर आपको थोड़ी सी डायग्राम इसकी दिखा दूं। हाँ, इस डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ से लेके ये जो यहाँ पे आपको चीज नजर आ रही है, दिस इज लेंथ, ठीक है। ये जो है ये आपके पास, इसको हम लेंथ में कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये उसकी विड्थ में है, ठीक है। तो एरिया जो है और लेंथ जो है, इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास लेंथ गिवन है और ये जो हमारे पास गिवन है ये एरिया है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आपने उस लेंथ और एरिया को जो है वो मिक्सअप नहीं करना है, ठीक हो गया। तो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के साथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि जैसा-जैसा एरिया इंक्रीज़ होता चला जाएगा, रेजिस्टेंस उतनी कम होती चली जाएगी और जितना एरिया डिक्रीज़ होगा, रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। सो जितनी वायर ज़्यादा थिक होगी उतनी रेजिस्टेंस उसकी पर मीटर कम होगी और उसी की वजह से जो एनर्जी लॉस है वो भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। एनर्जी लॉस हीट की फॉर्म में होता है, सो हीट भी कम जनरेट होगी। अब इसी के साथ-साथ हमने ये भी देखा है कि दिस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मीन्स कि हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, हम इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं? कोई मटेरियल ऐसा है जो उसको अलाउ करंट को ईज़िली करता है कि वो उसमें से पास होता रहे चार्ज या करंट। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो अलाउ बिल्कुल भी नहीं करते। तो नेचर ऑफ द मटेरियल मीन्स कि वो कितना करंट को ऑलरेडी अलाउ कर रहा था या कितना अलाउ नहीं कर रहा था, ठीक है। अब इस ये सब के साथ-साथ एक फोर्थ पॉइंट भी हमारे पास है कि दिस रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपके पास रेजिस्टेंस भी उतनी इंक्रीज होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जितना टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे उतनी रेजिस्टेंस भी हमारे पास डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो फोर्थ पॉइंट है इसको हम थोड़ा सा सेपरेट पढ़ेंगे, लेकिन जो फर्स्ट थ्री पॉइंट्स हैं उनके लिए भी कंडीशन है कि फॉर द फर्स्ट थ्री पॉइंट्स यानी कि लेंथ, एरिया और नेचर के लिए जो टेम्परेचर है वो हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो है वो कुछ इस तरह से होगी कि अगर आप इस फर्स्ट इक्वेशन को, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लूँ, इन दो इक्वेशंस को अगर आप मिक्स अप करते हो तो दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर एरिया आ रहा है। अब इस इक्वेशन में अगर आप ये देखें कि आपके पास आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर एरिया तो गिवन है, जो इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हटाते हैं तो उसकी जगह इक्वल आएगा और साथ में एक जो कांस्टेंट है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाएंगे तो इक्वल और साथ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास आएगा,
ठीक है? तो यहाँ पे जो रो है आपको इससे पहले आपने इसको रो ही पढ़ा है, यहाँ पे भी ये रो ही है बट इसको हमने डेंसिटी के लिए पहले यूज़ किया पर यहाँ पे हम इसको डेंसिटी के लिए यूज़ नहीं कर रहे। दिस ग्रीक लेटर रो इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज़ नोन एज़ रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल। ठीक है? 2 नाम है, एक ही मतलब है, या तो इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं या हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, मैं एक छोटा सा आइडिया दे दूं फिर टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो रेजिस्टेंस है, अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा है तो हम साथ ही बता देते हैं कि लेंथ और एरिया जैसे जैसे चेंज हो रहा था तो आपके पास रेजिस्टेंस भी चेंज होती जा रही है। बट जो रेजिस्टिविटी है, क्योंकि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, एक चीज, दूसरी चीज ये हमारे पास तब तक चेंज नहीं होगी जब तक हम मटेरियल को चेंज नहीं करते। ठीक है, साथ में कुछ कंडीशंस हैं कि हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर एरिया होना चाहिए या लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए और तो रेजिस्टेंस भी साथ होगी, लेकिन वो कंडीशन हर एक के लिए अपनी अपनी होती हैं। जो मेन चीज़ है वो हमें ये याद रखनी है कि द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में जो डिफरेंस है वो ये है कि जब आप रेजिस्टेंस की बात करते हो तो लेंथ एरिया चेंज होने से रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल चेंज हो जाएगी या एनी वायर चेंज हो जाएगी। बट जब हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो रेजिस्टिविटी जब तक आप मटेरियल चेंज नहीं करोगे तब तक आपके पास रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक तो होगी हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात। अब हम इस टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि इटसेल्फ सेज कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिविटी है, जो कि अभी ऊपर हमने डिफाइन किया है। तो हमें एक फार्मूला तो अभी ऊपर पढ़ के आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। यहाँ पे अगर हम लेंथ को 1 मीटर कर दें, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दें, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के इक्वल आ जाएगी। दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, कब होगी? जब हमारे पास जो गिवन लेंथ है वो लेंथ ऑफ द वायर जो है वो हमारे पास जो है 1 मीटर होनी चाहिए और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपका कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये आपके पास हो तो तब आपके पास जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और जो रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, और यहाँ से ही अगर आप इसको यहाँ देखें तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। अगर मैं रो को डिफाइन करूं तो मैथमेटिकली दिस रो इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये ए जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो दिस विल बी आर ए डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें यूनिट पुट कर देते हैं तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है उसको आपको ऑलरेडी पता है कि वो हमारे पास जो है वो ओहम होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में होता है और जो लेंथ है वो मीटर में होगा। तो यहाँ पे 1 मीटर जो है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो यूनिट बच रही है दैट इज ओहम मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या जो आपके पास रेजिस्टेंस है, सॉरी रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल, उसकी जो यूनिट है दैट इज ओहम मीटर। ठीक है, और जो रेजिस्टिविटी है ये तब वेरी करेगी जब वाइड रेंज तक वेरी ज़रूर करती है, बट आपने ये याद रखना है कि ये एक सब्सटेंस के लिए सेम रहती है। अब यहाँ पे उसने लिखा है कि सब्सटेंस वेरीज ओवर अ वाइड रेंज, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिफरेंट टेबल को देखना पड़ेगा। टेबल में भी ऑब्वियसली जब आप जाओगे तो यहाँ जो उसने बात लिखी है सब्सटेंस, उस सब्सटेंस मीन्स कि हम हर सब्सटेंस की अलग-अलग बात कर रहे हैं। जब तक आपके पास एक सब्सटेंस है तब तक आपके पास जो है वो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। जैसे ही आप सब्सटेंस चेंज कर दोगे, मटेरियल चेंज कर दोगे तो आपके पास रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ये हमने पढ़ लिया है, इसको ज़रा यहाँ से मिटा देते हैं। तो अब हम टेबल की तरफ चलते हैं। तो टेबल में आपके पास जो है डिफरेंट मटेरियल्स हैं। कॉपर की रेसिस्टिविटी 0.0178 है, इसी तरह से एल्यूमिनियम 0.025 है, टिन, सिल्वर, ब्रास, आयरन की देख लें 0.1 है, लेड की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। तो ये बहुत सारी डिफरेंट, हर एक मटेरियल के जो रेसिस्टिविटी है वो डिफरेंट होगी हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, इसके साथ दो चीज़ें और हमने बात करनी है कि जो रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल्स होती है, ये अलॉयज होती है, वो वेरी स्मॉल होती है। क्यों स्मॉल होती है? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो कम रेजिस्टेंस होती है और जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतनी ऑब्वियसली उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी भी कम होगी और उतना वो इजीली करंट को पास होने देंगे। ठीक है, तो जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम हो वो मटेरियल उतना ही ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, और इसी के साथ ऑपोजिट हम वाइस वर्सा कर लें, या रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टिविटी जिस मटेरियल की ज़्यादा हो वो किसी किस्म का करंट जो है वो आगे मूव करने नहीं देते या उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये भी आपने साथ में याद रखना है।
अब इनके साथ-साथ हमारे पास जो है मटेरियल जो है नॉन कंडक्टर और कंडक्टर या इंसुलेटर और कंडक्टर के इंटरमीडिएट या उनके दरमियान में हमारे पे एक ऐसा मटेरियल भी है जिनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है? सेमीकंडक्टर्स ऐसी डिवाइसेज़ हैं जो कंडक्टर और इंसुलेटर के इन बिटवीन तो होती है, इनकी रेजिस्टेंसेस इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी ऑब्वियसली उसी के साथ-साथ मूव करेगी। बट एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जो हमारे पास रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स है, ये एक डेफिनिट पैटर्न पे होती है। बट जब हम रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे या थर्मिस्टर हो गया जैसे उनकी बात करेंगे, तो उनकी जो वैल्यू है या जो उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास होगी रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। कंडक्टर्स की बात करते हैं। अब जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, तो रेजिस्टेंस क्या था? दैट वाज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? कंडक्टेंस बिल्कुल ऑपोजिट है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये एक किस्म की सपोर्ट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो अपोजिशन थी तो दिस इज सपोर्ट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस आर हो तो कंडक्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 1/। ठीक है? तो ये आपके पास जो है फ़ॉर्मूला है कि दिस इज़ बेसिकली टोटल ऑपोज़िट ऑफ या ऑपोज़िशन टू द रेज़िस्टेंस। ठीक हो गया? इसको हमने अगर उसकी यूनिट हमारे पास ओहम थी, तो ओहम को हमने स्पेल बैकवर्ड कर देना है, तो आपके पास मोहो जो है या एमएचओ आप कह सकते हैं इसको, ये हमारे पास कंडक्टेंस की यूनिट आ जाएगी। ठीक है? और इसी के साथ-साथ अगर आपको एमएचओ याद नहीं रहती, तो हम इसके लिए सीमन भी जो है वो यूज़ करते हैं कंडक्टेंस के लिए, और इसको हम जो है वो एस के सिंबल से रिप्रेज़ेंट करते हैं। ठीक है? इसी तरह से अब हमने रेज़िस्टिविटी पढ़ी, तो रेज़िस्टिविटी के साथ-साथ जो है ऑब्वियसली हमें कंडक्टिविटी की बात भी करनी है। अब जैसे कंडक्टेंस जो है वो रेज़िस्टेंस की रेसिप्रोकल है, इसी तरह से जो कंडक्टिविटी है दिस इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेज़िस्टिविटी। इसका मतलब ये है कि जो भी हमने किसी कंडक्टर की रेज़िस्टिविटी पढ़ी, उसको हम रिवर्स कर दें या इनवर्स कर दें तो दैट इज़ इक्वल टू कंडक्टिविटी। ठीक है? इसका जो सिंबल है उसको हम सिग्मा से रिप्रेज़ेंट करते हैं, और अगर किसी मटेरियल की रेज़िस्टिविटी रो हो, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है या सिग्मा है दैट इज़ 1 ओवर रो। ठीक है? और जैसे रो की बात थी तो रो की वैल्यू थी RA/L, तो यहाँ पे जब 1 ओवर करोगे तो आपके पास L ओवर RA, यानी कि ये भी रिवर्स हो जाएगा। और यहाँ पे भी जो यूनिट है वहाँ पे ओहम मीटर थी। अब क्योंकि हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी की जो यूनिट है वो एमएचओ या मोहो एम इनवर्स है, मीटर इनवर्स, और या फिर आपके पास सीमन मीटर इनवर्स आपके पास इसकी यूनिट है, जिसको हम एस एम इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? तो ये आपके पास जो है वो कंडक्टिविटी भी हो गई, कंडक्टेंस भी हो गई, रेजिस्टेंस भी हो गई, रेजिस्टिविटी भी हो गई। ये डिफरेंट छोटे-छोटे टॉपिक्स थे, बिल्कुल छोटे-छोटे से टॉपिक हैं आज के हमारे ये टॉपिक थे। बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं कि कौन-कौन से 3 पॉइंट मैं आपको ये साथ-साथ बता भी दूँ कि हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ की बात कर ली है, हमने एरिया की बात कर ली है, हमने नेचर ऑफ द मटेरियल की बात कर ली है। सिर्फ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारे पास होगा टेम्परेचर, कि टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, तो उसको भी हम जो है वो साथ शामिल करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में जो है वो इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में शामिल करेंगे। तब तक के लिए हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें इसमें समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो नीचे काइंडली लाज़मी बता दीजिएगा। हमें ईमेल कर सकते हैं आप, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस के आंसर्स को शामिल कर सकें। ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।